हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि वर्मा, आपका नया टीचर। दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत एक बहुत अच्छे खूबसूरत विचार से करते हैं। देखिए, विचार है कि अपॉर्चुनिटी हैज़ हेयर इन फ्रंट बट बाल बिहाइंड। अवसरों के सामने की तरफ बाल होते हैं और पीछे से वो गंजा होता है। तो अवसर जब आपके सामने हो तो उसे बालों से पकड़कर अपने बस में कर लो, क्योंकि एक बार अवसर निकल गया तो आप उसे कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। कुछ इसी तरह मैं आप लोगों के लिए एक इतना आसान तरीका अंग्रेजी सीखने का लेकर आ रहा हूँ। अगर आपने इस अवसर को भुना लिया तो यकीन मानिएगा आपकी 100% समस्याएं अंग्रेजी से संबंधित खत्म हो जाएगी। अगर आपके ऊपर एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट का ठप्पा लगा हुआ है तो अब मौका है अपने आप को इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बनाने का। तो दोस्तों, एक जर्नी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और मेरा सेशन मात्र 2 घंटे का होगा। इस 2 घंटे के अंदर आप जो 3 महीने 6 महीने लगाते हैं अंग्रेजी सीखने में, उसको आप आसानी से सीख जाएंगे। यकीन ना हो तो मैं अभी आपको ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि 15 मिनट के शुरुआती सेशन में ही आप लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, आपने हमेशा एक कोशिश की है कि जब भी कोई सेंटेंस आपको बनाना होता है तो आप सबसे पहले हिंदी में सोचते हैं और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो संभव है कि कुछ सेंटेंसेस को तो आप ट्रांसलेट कर लें, लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ट्रांसलेशन काम नहीं करता है। वहाँ पर आप अपनी जुगाड़ वाली अंग्रेजी लगाकर काम करते हैं। तो दोस्तों, ये जुगाड़ वाली अंग्रेजी को हम छोड़ते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वालिटी इंग्लिश कैसे सीखी जाए। मैं English.com इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और इस इंस्टीट्यूट में मैंने करीबन 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और संभवतः 95% के ऊपर बच्चे काफ़ी अच्छी अंग्रेजी सीख गए हैं। होता यह है कि जो 5% नहीं सीख पाते हैं वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं या फिर वो अपना ध्यान पूरी तरह से लगा नहीं पाते। तो चलिए, इन 5% बच्चों की भी परेशानी दूर करने का मैंने एक तरीका निकाला है कि मैं अब इस अंग्रेजी को इतना आसान कर दूंगा कि आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में या बोलने में दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यू हैव ऑलरेडी स्पेंड योर हाफ ऑफ द लाइफ इन थिंकिंग। आपने आधी ज़िंदगी तो सोचने में गुजार दी एंड बची हुई जो ज़िंदगी है आप पछताने में गुजारेंगे। तो समय है अभी फ़िलहाल, यू हैव टू टेक डिसीजन। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो आपको अंग्रेजी सीखना है तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं आपको अंग्रेजी नहीं सिखा पाया तो इस बात के लिए मैं 100% श्योर हूँ, श्योरिटी है मेरी, कि मेरे अलावा फिर आपको कोई सिखा भी नहीं पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सांच को आँच क्या। अब देखिए, सबसे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे मराठी में गाना सुनाइए, अब दिक्कत ये आ रही है कि आपको मराठी नहीं आती, तो आप कहेंगे कि सर मुझे तो लिरिक्स पता ही नहीं है, मैं गाना कैसे गाऊँ। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे बंगाली भाषा में गाना सुनाइए। तो कुछ लोग होंगे जो शायद बंगाल से हों या बंगाली भाषा को जानते हों तो वो गाना सुना देंगे, बाकी लोग नहीं सुना पाएंगे। चलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप चाइनीज़ में गाना सुनाइए। तो अब चाइनीज़ भाषा में गाना गाना थोड़ा सा मुश्किल, क्या मुझे लगता है मेरे लिए तो नामुमकिन ही है, क्योंकि मुझे चाइनीज़ भाषा नहीं आती है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि मुझे चाइनीज़ लिरिक्स नहीं पता है। तो चाइनीज़ भाषा मुझे नहीं आती, इसके लिए क्या मुझे घबराना चाहिए, क्या मुझे डरना चाहिए, क्या मुझे शर्मिंदा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फिर अंग्रेजी भाषा को लेकर इतना ज़्यादा शर्मिंदगी लोगों को क्यों होती है? तो चलिए, हमारे देश में अंग्रेजी भाषा को एक सोशल स्टेटस के आधार पर देखा जाता है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए। अगर आपके पास में डिग्री है लेकिन आपकी डिग्री होने के बावजूद आप अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते हैं तो लोगों का एक थिंकिंग है, सोच है कि अगर इसे अंग्रेजी नहीं आती इसका मतलब है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो चलिए, लोगों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, एक काम हम जरूर कर सकते हैं कि आगे किसी को हम मौका ना दें कि आप हमारी इंसल्ट करें या आप हमें शर्मिंदा करें। देखिए, हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है
और मातृभाषा का सम्मान मैं हमेशा करता हूँ और मुझे करना भी चाहिए, लेकिन मातृभाषा के साथ में एक पेट की भाषा भी होती है जिससे हम लोग कमाई करते हैं, जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं, जिससे हम लोग अपना घर बार चलाते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मुझे गाना सुनाइए, तो आपको काफ़ी सारे लोगों को शायद हो सकता है कि ये गाना गाते नहीं आए चाइनीज़ भाषा में या मराठी भाषा में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि हमें अगर सेंटेंस ही नहीं पता है, वाक्य ही नहीं पता है, तो हम क्या बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये होती है कि सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अगर वाक्य आपको बनाते आते हैं तो वाक्यों को जोड़ जोड़ कर अंग्रेजी बोल लेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो आप सेंटेंस को जोड़ जोड़ कर अंग्रेजी में बात कर लेंगे। तो अभी मैं जो आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ। तो मैंने बताया आपको कि सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अब दोस्तों, सेंटेंस के कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। मैं इसको बोर्ड पर भी लिखूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड पर कम लिखते हुए आप लोगों को ऐसे ही समझा पाऊँ। तो देखिए, सेंटेंस होते हैं 3 तरह के। पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। अभी सकारात्मक क्या होता है, देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि सकारात्मक विचार, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है जहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जहाँ पर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। जैसे मैंने बोला, मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है और कहीं पे भी सवाल नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको समझ में आया होगा, पहला सेंटेंस जो होता है अफर्मेटिव होता है, जिसको हम लोग सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। दूसरा इसका अपोजिट होता है, जिसको हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव, अब बात सही समझ में आ रहा है निगेटिव का मतलब क्या होता है। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो 2 तरह के वाक्य हो गए, एक सकारात्मक हो गया और एक नकारात्मक हो गया। अब तीसरा वाक्य जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब ये है कि जिसमें हम लोगों को सवाल पूछना हो। जो कोई व्यक्ति सवाल पूछता है तो वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलता है। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी 2 तरह के होते हैं। देखिए, मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ, किताबों का सहारा नहीं लेते हुए मैं अपने तरीके से आपको समझाऊंगा तो मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। क्योंकि देखिए, मैं भी एक हिंदी माध्यम का छात्र रहा और मैंने किस तरह से अंग्रेजी सीखी, वो अंग्रेजी में आप लोगों को उसी तरीके से सिखाऊंगा। तो इंट्रोगेटिव्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। हमने उनको नाम दिया सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सिंगल का मतलब 1 होता है और डबल का मतलब 2 होता है। तो इसका मतलब ये है कि जिसमें 1 सवाल पूछा जाए वो सिंगल इंट्रोगेटिव और जिसमें 2 सवाल पूछे जाएं वो डबल इंट्रोगेटिव। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता, मैं बताता हूँ। तो सिंगल इंट्रोगेटिव उसका मतलब होता है दोज क्वेश्चंस इन विच यू हैव टू आंसर इन यस और नो। ऐसे सवाल जिनके जवाबों के जवाब हाँ या ना में होते हैं। तो दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी सवाल जब क्या से शुरू होता है। क्या आप रोज सुबह 6 बजे उठते हैं? अगर आप उठते हैं तो जवाब देंगे हाँ में, अगर नहीं उठते तो आप जवाब देंगे ना में। तो जो सेंटेंस या जो सवाल क्या से शुरू होगा उसके जवाब हमेशा हाँ या ना में ही होंगे, और जिन सवालों के जवाब हमेशा हाँ या ना में होते हैं वो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं। चलिए, एक चीज़ समझ में आ गई कि जिन सवालों के जवाब हाँ या ना में होंगे, जिन सवालों को क्या से शुरू किया जाएगा, उनको हमेशा हम सिंगल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस ही कहेंगे। अब डबल इंट्रोगेटिव में कहीं दिमाग में चल रहा है कि यहाँ तो शायद यस या नो यानी एक में ही जवाब देना है, और डबल इंट्रोगेटिव का मतलब ये हुआ कि इसमें शायद हो सकता है कि 2 शब्दों में जवाब देना हो। तो ऐसा कोई जवाब होता नहीं इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि जिन सवालों के जवाब आपको एक्सप्लेन करना पड़े, जिन सवालों के जवाब आपको एक्सप्लेन करना पड़े, जिन सवालों के जवाब आपको समझाना पड़े, वो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। तब डबल इंट्रोगेटिव्स में ऐसी क्या खास बात होती है। तो डबल इंट्रोगेटिव्स में ये होता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स किससे शुरू होते हैं दोस्तों? इंट्रोगेटिव वर्ड शुरू होते हैं W से और H से। W और H से शुरू होते हैं। तो W और H से क्या क्या शुरू होते हैं? W और H से स्टार्ट होंगे Y का मतलब होता है क्यों। मैं लिख देता हूँ, देखिए, Y का मतलब क्यों होता है।
क्या होता है, हु का मतलब कौन होता है, विच का मतलब कौन सा होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, वाई का मतलब क्यों होता है, हाउ का मतलब कैसे होता है, हाउ मच का मतलब कितना होता है, हाउ मेनी का मतलब कितने होते हैं, व्हाट एल्स का मतलब और क्या होता है, हु एल्स का मतलब और कौन होता है, व्हाट ऑल का मतलब कौन कौन होता है, सॉरी क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, और हु ऑल का मतलब कौन कौन होता है। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने लिखे हैं ये सब लगभग डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होते हैं। डब्ल्यू और एच का मतलब होता है जो भी कह सकते हैं जो भी शब्द डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होते हैं वो ज़्यादातर इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो चलिए इतनी बात आपको समझ में आई, तो अब सेंटेंस कैसे बनाना है हम इस पर बात करते हैं। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और जब भी मिटाते हैं तब एक शब्द एक सेंटेंस में आप लोगों से पूछूंगा, मे आई ब्लॉट इट आउट। मे आई ब्लॉट इट आउट का मतलब होता है क्या मैं इसे मिटा सकता हूँ, तो क्या बोलूँगा मैं, मे आई ब्लॉट इट आउट। चलिए ये थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब आप लोग देखने जा रहे हैं दुनिया का सबसे आसान तरीका सेंटेंस बनाने का। तो दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा मुझे। अगर आपको किसी भी इंसान को अगर पहचानना हो, अगर किसी इंसान को आपको पहचानना हो तो आप उसको उसके चेहरे से पहचानेंगे या जूतों से। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि शायद जूतों से पहचानेंगे, लेकिन किसी भी इंसान की पहचान चेहरे से ही होती है। तो हम लोग चेहरा देख कर ही पहचानते हैं। खासकर भारतीय लोग जो होते हैं उनके चेहरे अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आप जापान जाएंगे, चाइना जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है चेहरे से पहचानना। उसी तरह से किसी भी सेंटेंस को अगर पहचानना हो तो सेंटेंस पहचानने का तरीका क्या होता है। देखिए जैसे कि हम चेहरे से पहचानते उसी तरह से हम सेंटेंस को पहचानेंगे उसके चेहरे से। अब ये चेहरा कैसे आएगा पहले तो ये समझ लेते। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ये क्या लिखा हुआ, पहचान। आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ लिखा है पहचान। अब पहचान मैंने यहाँ पर लिखा किसी भी वाक्य के आखिरी में क्या आता है, वाला है, वाली है, वाले हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि जहां पर भी ये सब चीजें आती है, जब भी किसी भी वाक्य के आखिरी में, जब भी किसी वाक्य के आखिरी में वाला है, वाली है, वाले हैं आता है, दूध वाला चाय वाले की बात नहीं कर रहा हूं। जब आप किसी काम को करने वाले हो तो आखिरी में वाला है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं आपको अब अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, आप अंग्रेजी सीखने वाले हैं, अब अगले महीने आप इंटरव्यू देने वाले हैं, आपकी एक नौकरी लगने वाली है। तो आखिरी में क्या हो रहा है कि एक सेंटेंस बनाने के लिए मैंने अबाउट टू का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इससे इजीली आपको समझ में आएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या किया, देखो मैंने बताया कि जिन वाक्यों के भी आखिरी में वाला है, वाली है, वाला आएगा वहाँ पर आपको अबाउट टू का इस्तेमाल करना है, अबाउट टू आपको लगा देना है। अब इसको लगाने का क्या तरीका होगा, देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ। अभी देखिए आखिरी में क्या दिख रहा है आपको, आखिरी में दिख रहा है कि ये इसका चेहरा है, ये इसका चेहरा हुआ, इसके पाँव हुआ, ये इसके हाथ, इसको खड़ा कर दूं मैं तो ये इंसान बन जाएगा, इसको खड़ा करूंगा तो ये इंसान बन जाएगा। तो इसको बनाने का तरीका देखिए, मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस
अदर वर्ड्स, OW। अब देखिए एक सवाल आता है दिमाग में कि बोले सर ये सब आपने लिख तो दिया है, लेकिन हम लोगों को ना तो सब्जेक्ट समझ में आता है क्या है, ना ऑब्जेक्ट समझ में आता है। वर्ब तो चलो पता है हम लोगों को, एक्शन बचपन में पढ़ा है कि क्रियाएं होती, गो, कम, ये सब क्या क्रियाएं होती। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बड़ा कंफ्यूजन होता है, हमेशा से हम लोगों को बताया गया है, कारक कर्ता तो हमको नहीं समझ में आता है। सबसे पहले तो आप ये समझाइए कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों जब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में महारत हासिल हो जाएगी, जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पहचानने लगोगे, तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा सेंटेंस बनाना। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास में दो सवाल आ गए। पहला सवाल यह आया कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, और दूसरा सवाल आया कि सर ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है ना, दो सवाल हमारे दिमाग में चल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको आसान बना देते हैं। हम लोग सब्जेक्ट के लिए एक सवाल पूछेंगे कौन, और ऑब्जेक्ट के लिए दो सवाल पूछेंगे। पहला सवाल पूछेंगे किसे, और दूसरा सवाल पूछेंगे क्या। पहला सवाल क्या पूछेंगे, किसे, और दूसरा क्या पूछेंगे, क्या। चलिए ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर हाथ रख देता हूँ, मैंने यहाँ हाथ रख दिया। वो सवाल पूछिए कि कौन आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाला है। आप जैसे हाथ हटाएंगे तो आपको दिखेगा मैं। तो मैं की अंग्रेजी हम लोगों को पता है, मैं का मतलब होता है आई। आई के साथ बचपन से हम लोग लगाते आ रहे एम। यहाँ हो गया आई एम, यहाँ हो गया अबाउट टू, क्योंकि सर ने बोला था कि वाला है वाली जहां भी आता है हमको अबाउट टू का इस्तेमाल करना है। तो आई एम अबाउट टू, यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीचर क्या करता है, टीच करता है। तो आई एम अबाउट टू टीच, यहां तक पहुंच गए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पढ़ाने वाला हूं। अब अगला सवाल है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका है किसे। तो मैंने यहाँ पर हाथ रख दिया। अब सवाल पूछो मैं किसे अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ, तो किसे की जगह आपको यहाँ पर लिखना होगा आपको। तो आपकी अंग्रेजी यू होती है, तो यहाँ क्या हो गया, आई एम अबाउट टू टीच यू। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ही पूछ सकते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो क्या पढ़ाने वाला हूँ, अंग्रेजी। तो यहाँ पर हम लोग आगे लिख देंगे इंग्लिश। तो आई एम अबाउट टू टीच यू इंग्लिश। बड़ा आसान है। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट को बदल बदल कर भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि आई के साथ में एम का इस्तेमाल होता है, यू, वी और दे, इनके साथ आर का इस्तेमाल होता है। यू वी दे का मतलब तो आप जानते होंगे, यू का मतलब तुम, आप, वी का मतलब हम होता है, दे का मतलब वे होता है। अब ये ध्यान रखना है जहां पर ही, शी, इट और किसी नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, नाउन मतलब किसी का भी नाम लेके बात की जाती है, वहां पर आपको इज का इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि वह कल आने वाला है। तो कौन आने वाला, लड़का है, तो ही इज अबाउट टू कम टुमारो, ही इज अबाउट टू कम टुमारो। ठीक है ना। मैं एक गाना गाने वाला हूं, तो कौन गाना गाने वाला है, आई एम अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। चलिए ये स्ट्रक्चर को हम लोग है ना एक और आसान तरीके से समझते, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से। देखिए इस सब्जेक्ट, अगर मैं बात करूं सेंटेंस में, तो सबसे बड़ा जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये एक इंसान है, इस इंसान को बनाने में परिवार वालों का हाथ है। तो इस इंसान को खड़ा जब भी किया जा सकता है जब ये सारे एक साथ जुड़े हों। तो ये परिवार है, इसको हम समझते हैं कि एक परिवार है। सब्जेक्ट को हमने मान लिया ये पापा जी। सब्जेक्ट कौन हुए, पापा जी हो गए। आप ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट पापा हो गए तो ऑब्जेक्ट कौन होगी, मम्मी। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, सब्जेक्ट पापा, ऑब्जेक्ट मम्मी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है V1। V1 का मतलब होता है वर्ब, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का नाम हमने रख दिया प्रिया। तो पापा और मम्मी की लड़की प्रिया। और प्रिया नॉर्मली 3 तरह के कपड़े पहनती, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले कपड़े पहने हैं उसने। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दो, ये है इज एम आर, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्प का मतलब होता है दोस्त या सहेली। तो यहाँ पर वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब प्रिया, प्रिया की 3 सहेलियां इज एम आर। और ये प्रिया के साथ हमेशा चिपका रहता है, ये उसका छोटा भाई है, ध्यान रखता है उसका, पॉजिटिव नेचर का है थोड़ा सा। और ये दिख रहे हैं OW। OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स का मतलब हुआ पड़ोसी लोग। अब एक स्टोरी याद रखना है आपको, ये स्टोरी आपके जीवन में बड़ी काम आने वाली है।
ये स्टोरी से आप सारे सेंटेंस बना लेंगे। स्टोरी ये है कि बारिश हो रही है, पापा जी बैठे हुए हैं, दरवाजे पर 3 सहेलियां आई, दरवाजा खटखटाया, इज़ेमार दरवाजा खोला, छोटे भाई ने, उसने बोला कि आपको किससे मिलना है? तो उनने बोला कि हम प्रिया की सहेलियां, प्रिया बड़ी अच्छी दिख रही है, पहला वाला कपड़े पहने उसने। और प्रिया ने बोला कि मम्मी बारिश हो रही है, ऑब्जेक्ट मतलब मम्मी, मम्मी से कहा कि मम्मी बारिश हो रही है, आप एक काम करो, कुछ चाय और पकौड़े ले आइए आप। तो चाय और पकौड़े की बात सुनकर पड़ोसी भी आके वहाँ पर बैठ गए। तो ये बड़ी स्टोरी है, इससे आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना कौन सा मुश्किल काम है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। अगर आपने यहाँ नॉट लगा दिया तो ये अपना नेगेटिव सेंटेंस बन गया। मैंने बोला कि मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तो आई एम नॉट अबाउट टू टीच यू इंग्लिश, ठीक है ना। मैं घर नहीं जाने वाला हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू गो टू होम। मैं फिल्म नहीं देखने वाला हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू वॉच अ मूवी। तो ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आज आ गए होंगे। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। दोस्तों ये 2 वीडियो आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप अपने जितना भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई करी उसको देख के समझ के देखिएगा कि ये जो 2 वीडियो हैं, ये 2 वीडियो आपके, आप जो 1 महीना 1.5 महीना लगाते हैं सीखने के लिए, वो 2 वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों मेरा जो 3 महीने का सेशन है मैं उसको 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग शुरुआत तो करते हैं, अंग्रेजी हवा और हवा के समान है। अंग्रेजी सीखना एक हवा चलती है कि सीखना है, लेकिन थोड़े दिन बाद वो हवा बन जाती है, हम सीख नहीं पाते हैं। तो आज के समय में लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो इतना टाइम देकर सीख पाएँ। तो मैंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है कि विद इन 2 आवर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा और मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी बोलना तो सिखा दूँ। दोस्तों मेरा काम क्या है, मैं आप लोगों को 800 कार चलाना सिखा देता हूँ, अल्टो चलाना सिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको मर्सिडीज चलाना है, BMW चलाना है, चलाइए, बस चलाना सीख लीजिए। तो अभी तक हम लोग परेशान होते रहे, अब परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ में हूँ। तो दोस्तों मेरी एक अपेक्षा आप लोगों से, मेरे पास बहुत बड़ा कोई सिस्टम नहीं है, ना मेरे पास में कोई स्टूडियो है, लेकिन मैं एक वाइट बोर्ड पर आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और हो सके तो ज्वाइन करिए मेरे सेशन, आप लोगों को अच्छा लगेगा। काफ़ी सारे लोगों को सिखा है, बड़ी जल्दीबाजी में मैंने स्टार्ट किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा। और जुड़े रहिए, आप पूरा कोर्स कंप्लीट करिए। मेरे कोर्स कंप्लीट होने के बाद में मैं लाइव सेशंस भी रहूँगा जिसमें आप लोगों के डाउट्स जो होंगे वो डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।